नमस्कार, मैं हूं विशाल दहिया और देश देशांतर के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। 2 महीने से ज्यादा समय से कर्नाटक में चल रहे राजनीतिक घमासान में आज एक और रोचक मोड़ आया है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए बीएस येदियुरप्पा ने आज विधानसभा में विश्वास मत का सामना किए बगैर ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 12 मई को हुए विधानसभा चुनाव में 104 विधायकों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो उभरी, लेकिन सदन के पटल पर बहुमत साबित करने के लिए जरूरी आंकड़ा नहीं जुटा पाई। अब सरकार बनाने की बारी कांग्रेस और जनता दल सेकुलर की है, जिन्होंने चुनावी नतीजे आने के बाद एक दूसरे का दामन थाम लिया था। दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस और तीसरे नंबर पर रही जेडीएस सरकार की अगुवाई अब एचडी कुमारस्वामी करेंगे। लेकिन इस गठबंधन सरकार की यात्रा कितनी सफल होगी और बीएस येदियुरप्पा और उनकी पार्टी से इस चुनावी खेल में चूक कहां हुई, इस मसले पर चर्चा करने के लिए कई महत्वपूर्ण मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं राहुल महाजन, राज्यसभा टीवी के एडिटर इन चीफ। इसके साथ ही हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं निर्मल पाठक जी, एडिटर भाषा। और कांग्रेस और बीजेपी से हमारे पास एक उनके स्पोक्सपर्सन जुड़ रहे हैं। मीम अफजल हमारे साथ हैं, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन, और हमारे साथ हैं आरती मेहरा, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं। आरती जी, आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्योंकि आपसे कुछ देर पहले ही बीएस येदियुरप्पा जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, और वो भी जो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना था उसको किए बगैर ही, तो कहां चूक हुई आपकी पार्टी से? देखिए, कोई चूक नहीं हुई। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से कर्नाटक की जनता को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमें सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में चुना। कुछ नंबर की कमी रही, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नाते गवर्नर महोदय ने बुलाया, समय दिया। इस बीच में हमारे मुख्य मंत्री पद के उन्होंने अपील की विधायकों से कि वो एक जनता की मांग को, उसके मैंडेट को समझते हुए वो हमें अपनी सपोर्ट दें, जिससे कि गरीबों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, शोषित के लिए एक प्रगतिशील, विकासशील और एक शक्तिशाली स्टेबल गवर्नमेंट येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में दी जा सके। लेकिन जिस प्रकार से, जिसे ये अपनी विक्ट्री मानते हैं, उस विक्ट्री में अगर देखा जाए कि कांग्रेस अगर इसी में संतुष्ट है कि 122 से 78 सीटों पे आ गई, और उसके बाद में तीसरी पार्टी को, जिसको कल तक भयंकर गाली देते थे, उनके साथ अनहोली अलायंस कर लेते हैं और उसमें वो खुश हैं, तो मुझे लगता है कि ये कर्नाटक की जनता के साथ बहुत ही बड़ा एक मजाक है। आरती जी, राहुल महाजन बोल रहा हूँ। ऐसा तो नहीं होगा कि येदियुरप्पा साहब सिर्फ 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनना चाहते होंगे। उन्होंने कोई गणित लगाया होगा, नंबर साफ तौर से सामने नहीं थे। तो ऐसे में ऐसा क्या हो गया, जो मेरे कोलीग भी पूछ रहे थे, कि आपका गणित जो है वो कहीं नहीं भिड़ा, फेल हो गया, जो विधायक आपके साथ आना चाहते थे वो नहीं आए, तो कहीं ना कहीं चूक तो हुई। नहीं तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना कि येदियुरप्पा साहब 2 दिन मुख्यमंत्री बन के उसके बाद चले जाना चाहते थे। नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। येदियुरप्पा जी जमीनी स्तर के कर्नाटक के एक बहुत बड़े नेता हैं, एक संवेदनशील नेता हैं, एक जुड़े हुए नेता हैं जमीनी स्तर पर। और उन्होंने बिल्कुल, जो गणित उनका ये था कि जो वो अपील करेंगे, जो वो जिस तरह का है, तो कुछ संवेदनशील विधायक जो हैं वो आएंगे कर्नाटक के हित में, और कर्नाटक के हित में आके वो हमें सपोर्ट देंगे। और उस सपोर्ट के नाते से, क्योंकि हमारा बहुत ही कम शॉर्टफॉल था, तो उस नाते से 8-9 सीट अगर हमें मिलती है तो हम सरकार इसको एक सशक्त सरकार, एक स्टेबल गवर्नमेंट हम दे पाएंगे। नहीं हुआ तो आज उन्होंने एक बड़ा भावात्मक भाषण देके कर्नाटक की जनता को धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि मैं गांव-गांव में फिर से जाऊंगा और लोकसभा में 28 सीटें मैं लेके आऊंगा। आप कह रही हैं आरती जी कि इस वक्त आपकी पार्टी हार में भी जीत देख रही है। राहुल जी, क्या आप ये हार में जीत देखने का से कहा जाए कि आफ्टर थॉट है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि बीजेपी एक लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी, ये बात सही है। लेकिन ये पहली बार नहीं है, पहले भी 2004 में वो लार्जेस्ट ग्रुप बन के उभर चुका है। ये बात जरूर है कि जो नंबर्स
बीजेपी को लग रहा था कि उसके साथ कुछ विधायक आ जाएंगे, चाहे वो जैसे खबरों में आया, मैं इसको कहता नहीं कि वहाँ पर क्या ज़मीनी स्तर पे हुआ ये कहना मुश्किल है, लेकिन खबरों में ऐसा था लिंगायत कम्युनिटी के लोग आ जाएंगे, कांग्रेस के ऐसे लोग आ जाएंगे जो जेडीएस से खुश नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री खुद ही अपनी सीट उनको गंवानी पड़ेगी इस सारे कॉम्बिनेशन में जो बनाया गया है। खुद कांग्रेस के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को दोबारा सीट नहीं मिलेगी, मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिलेगा, तो ऐसे में उनके साथ भी विधायक होंगे जो नाराज होंगे, वो खुश नहीं होंगे इस कॉम्बिनेशन से। तो इस तरह का जरूर कोई कॉम्बिनेशन दिमाग में रहा होगा बीजेपी के, जो कि पूरा नहीं हो पाया। जी, ये आपने कांग्रेस की बात की, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन हमारे साथ मौजूद हैं मीम अफजल साहब। मीम अफजल साहब, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प सवाल है आपसे कि आपकी सरकार 5 साल रही, उस सरकार के जो मुख्यमंत्री थे और सरकार थी उनको चुनाव के नतीजे आने के बाद इस्तीफा देना पड़ा। आज आपकी पार्टी की तरफ से बयान आ रहे हैं कि आपकी जीत हुई है, तो थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि जीत किस तरह से हुई है? आपकी पार्टी तो चुनाव हार गई थी। हमारी जीत बिल्कुल उसी तरह से हुई है आज, जैसे गोवा में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, जैसे मेघालय में हुई, जैसे मणिपुर में हुई, जैसे नागालैंड में हुई, जैसे बिहार में हुई ज़बरदस्ती जीत। अगर आप उसको जीत मानते हैं तो फिर इसे भी जीत मानना ही पड़ेगा आपको। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हार और जीत कोई चीज़ नहीं होती। डेमोक्रेसी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार कह रहे हैं हमें मैंडेट मिला था, हम कर्नाटक के अवाम हमारे साथ थे। अगर आपकी एक सीट भी कम थी तो आपको मैंडेट नहीं मिला। हमको भी मैंडेट नहीं मिला, जेडीएस को भी मैंडेट नहीं। पहले बात पूरी बात सुन लें। जेडीएस को भी मैंडेट नहीं मिला, और जब मैंडेट नहीं मिलता तो कोलिशन बनती है। ये कोई नई काम तो हमने किया नहीं है। आपको मालूम है जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी गाली देते थे, जिसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते थे, उसके साथ सरकार बनाई बीजेपी ने। शिवसेना के साथ अलग अलग इलेक्शन लड़ा महाराष्ट्र के अंदर, और उसके बाद उनके साथ सरकार बनाई। तो जो काम भारतीय जनता पार्टी करती है वो एक्सेप्टेबल है उनको, और जो काम हम करेंगे वो इलीगल है। हमारी जीत को जीत ही नहीं माना जाएगा। हमने कब कहा कि हम जीते? हमने कहा आज जो है कर्नाटक के अवाम की जीत हुई, और उन्होंने जो, और वैसे भी आप देख लें, अगर भारतीय जनता पार्टी इतना ज़्यादा नंबर लेकर आई है हमसे, लेकिन उसका वोट शेयर 2% कम है हमसे, और अगर हम दोनों का मिला लें तो 56% वोट है। भारतीय जनता पार्टी का कितना वोट है? 36%। मीम साहब, आप जिस आवाम का हवाला दे रहे हैं उसी आवाम ने आपकी पार्टी के आंकड़े को 120 से 78 पे ला दिया। अब सवाल यह है कि उस आवाम के लिए क्या कितने दिन तक आप ये सरकार चला पाएंगे? वो एक सवाल सबसे सामने आ रहा है। जनता दल सेकुलर के साथ मिलकर पहले भी आपने एक बार सरकार बनाने की और चलाने की कोशिश की है, लेकिन वो उतनी सफल नहीं साबित हुई। कोई बात नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये सरकार सफल हो। इसमें क्या बहुत बड़ी बात है। नीम अफजल साहब, मैं जो सवाल पूछना आपसे चाहता था, जो मैं सवाल आपसे पूछना चाहता था वो ये थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है कि आपकी जीत कैसे हुई। ये माना जा सकता है कि जेडीएस की जीत हुई, उनका मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं, आपके एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो है उन्हें अपनी गद्दी गंवानी पड़ रही है, चाहे आप सपोर्ट करें किसी और को, तो जीत आपकी कैसी हुई? मैं ये मानता हूँ आप बीजेपी को रोकने में कामयाब रहे हैं। बीजेपी लगातार जीत रही थी, उसको आप कर्नाटक में रोकने में कामयाब रहे हैं, लेकिन आपकी जीत कैसे? वही हमारी जीत है, वही हमारी जीत है। हम बीजेपी को रोकने में कामयाब हुए, वही हमारी जीत है। तो आप ये मानते हैं कि कांग्रेस का पूरा इस वक्त जो ध्यान है वो अपने संगठन पे नहीं है, बीजेपी को रोकने पे है? नहीं, हमारे संगठन पर हमारा पूरा ध्यान है। हमने मेहनत में कोई कमी नहीं की। हमको वोट का परसेंटेज बीजेपी से ज़्यादा मिला है। सीटें यकीनन भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा हैं, लेकिन आवाम के अंदर हमने 2% वोट ज़्यादा हासिल किया है। इसका मतलब यह है कि बीजेपी हमसे ज़्यादा आवाम में पॉपुलर नहीं है वहाँ पर। निर्मल जी हमारे साथ मौजूद है। निर्मल जी, ये जो स्ट्रेटेजी कांग्रेस की इस वक्त दिखाई दे रही है कि गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया जाए, इस वक्त बीजेपी की हार में उनकी जीत। देखिए, एक राजनीति में एक परसेप्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, धारणा किस तरह की बन रही है। कांग्रेस जो अभी इसको अपनी जीत के तौर पर इसको प्रचारित कर रही है या मान रही है, उसके पीछे रीजन एक ये हो सकता है कि अभी तक क्या धारणा बनी थी कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर एक कुशल रणनीतिकार अमित शाह, ये इनविंसिबल है, इनको कोई हरा नहीं सकता। जहां 2 सीट आई वहां
सरकार बना ली और यहाँ सिर्फ 2 सीट कम थी और यहाँ सरकार नहीं बना पाए। तो ये एक बहुत बड़ा धारणा को बदलने वाला हुआ। ये धारणा बहुत जल्दी बदलती हुई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये यही बनी रहेगी। अगला इलेक्शन आएगा, अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने, वहाँ के जो परिणाम आएंगे उसके बाद फिर हो सकती ये धारणा फिर बदलेगी। कांग्रेस के बारे में ये धारणा थी कि कांग्रेस की लीडरशिप बहुत ही कमज़ोर है। राहुल गांधी जो उनके अध्यक्ष हैं वो लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं। तो अभी और ये बीजेपी का देखिए, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, लगातार वहाँ उनकी सरकारें बन रही हैं। उनकी सरकारों पे एंटी इनकम्बेंसी का असर नहीं पड़ा यहाँ। लेकिन कर्नाटक में भी कांग्रेस के पास ये मौका था कि उनकी 5 साल सरकार थी, वो फिर से रिपीट होनी चाहिए थी अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, पर वो नहीं हुआ। कायदे से ये बिल्कुल भी कांग्रेस को इसमें जश्न मनाने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन जो धारणा एक बहुत बड़ी जो बन गई थी अभी देश में, जिस तरह की धारणा बनी हुई थी कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को कोई हरा नहीं सकता, यहाँ पर बीजेपी, और जिस तरह से बीजेपी ने कर्नाटक में सरकार बनाने की कोशिश की, अगर यही काम राज्यपाल वहाँ पे 3-4 दिन इन लोगों से, जो भी पार्टीज वहाँ जीत के आई हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, इनसे विचार विमर्श करके और फिर उसके बाद येदियुरप्पा को बुलाते कि भाई सबसे बड़ी पार्टी के नेता ये हैं, पहले मैं इनको मौका दे रहा हूँ, ये अगर बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे तो फिर दूसरी आएगी। वो जो जिस तरह से हुआ है उसकी वजह से भी ये धारणा बनी कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ जबरदस्ती सरकार बनाना चाहती है, जबकि उसके पास नंबर नहीं है और गैप बहुत ज़्यादा था। अगर 2-4 का गैप होता तो ये मान लेते कि चलिए एक आध इंडिपेंडेंट है, एक आध कोई रिजाइन कर देगा और मेजोरिटी बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। मैं 2 बातें यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि क्या ये धारणा, 2 धारणाएं, खास तौर से एक धारणा ये कि राहुल गांधी जो हैं वो एक नेता के तौर पर उभर पाए हैं कि भाई वो कांग्रेस को कोई जीत दिला पाते हैं, लेकिन ऐसी धारणा क्या आपको लगता है कर्नाटक में हो पाई? बिकॉज ऐसा नहीं लगता है कांग्रेस ने अपनी कोई वहां पे नहीं, बिल्कुल नहीं, तो ऐसी धारणा नहीं हो पाई। देखिए, वहां तो कांग्रेस के लोग ही ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी बनाम सिद्धरमैया वहां चुनाव हो रहा है। राहुल गांधी तो क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, इतना वहां जाते हैं, तो उन्होंने पूरा जोर लगाया था। फिर भी आखिरी जो राहुल गांधी के बारे में जो चर्चा कर्नाटक में हुई वो सिर्फ उस आखिरी दौर के उस चुनाव में हुई जब उन्होंने कहा कि वो भी प्रधानमंत्री पद पे अपना दावा करेंगे, वो जो उन्होंने टिप्पणी की थी। उसके बाद थोड़ा बहुत राहुल गांधी को, अदरवाइज वहां पूरा इलेक्शन सिद्धरमैया बनाम नरेंद्र मोदी हो रहा था जी। और दूसरा परसेप्शन, मैं दूसरा सिद्धरमैया बनाम येदियुरप्पा भी नहीं था। और दूसरे परसेप्शन पे मैं बात करूंगा। देखिए, ऐसा हम भी, आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय राजनीति में जो गवर्नर्स हैं, जो राज्यपाल हैं, उन्होंने अलग अलग समय में अलग अलग तरह के डिसीजन लिए। अगर हम गोवा का ही डिसीजन ले लें तो गोवा में उन्होंने लार्जेस्ट पार्टी को नहीं बुलाया, ठीक है। उसके बाद हम लार्जेस्ट पार्टी ने नहीं बुलाया, क्लेम ही नहीं किया, और कांग्रेस का कंटेंशन पूरा ये था कि क्यों आपने नहीं बुलाया लार्जेस्ट पार्टी को, आप बुलाना चाहिए आपको लार्जेस्ट पार्टी को। यहाँ पे उल्टा है, लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया तो उनका क्यों, लार्जेस्ट पार्टी को क्यों बुलाया? तो अगर इस तरह से हम वो पूरी तरह से इस तरह से अगर एक डिसीजन को राज्यपाल, देखिए ये राज्यपाल का पूरा, ये निश्चित तौर पर ये बिल्कुल राज्यपाल के विवेक का फैसला है कि वो किस पार्टी को बुलाना चाहते हैं, किसको नहीं। जो उनको लगेगा कि ये सरकार बना सकती है और ये स्थायित्व दे सकती है, स्थायी सरकार दे, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रेसिडेंट्स हैं जिसमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको भी बुलाया गया, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के बजाय जो गठबंधन बड़ा है उसको भी बुलाया गया है जी। अलग, पर ये सिर्फ राज्यपाल के विवेक का फैसला है कि वो किसको बुलाते हैं, क्या उसके पीछे गठजोड़ की राजनीति पे लगभग अब एक तरह से पटाक्षेप इसका लगभग हो चुका है, क्योंकि अब दूसरी जो 2 पार्टियां उनको मौका मिलेगा। हालांकि ये भी देखना जरूरी है कि वो दोनों कितने दिनों तक एक साथ मिलकर चल सकती हैं। आरती जी अभी भी हमारे साथ हैं। आरती जी, एक अब इस वक्त दोबारा आपके पास एक सशक्त और मजबूत विपक्ष के तौर पर खड़े होने का एक मौका है, तो कोई एक बड़ी मजबूत विपक्षी पार्टी होने के नाते कोई एक रणनीति तय हुई हो कि अब इस तरह से चलना होगा, या आप लोग इंतजार करेंगे कांग्रेस और जेडीएस के आपसी मतभेद होने का? देखिए विशाल जी देखिए कि ऐसा है कि मुझे साफ दिखाई दे रहा है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये अभी तो ये देखना है, मैं बहुत ही आदर से, मैं मीम अफजल जी का बहुत आदर करती हूँ, हमारे बड़े हैं, कि जो अभी कुमारस्वामी कहा करते थे कि सिद्धरमैया को
उनके भ्रष्टाचार, जितने भ्रष्टाचार किए हैं, टोटल कैंपेनिंग के थ्रू उन्होंने कहा कि मैं उन्हें आते ही जेल करवाऊंगा। पहली बात तो ये देखना है कि वो जेल करवा पाते हैं या नहीं। दूसरी बात आप ये देखिए, राहुल गांधी ने हर मंचों से बोला, राहुल गांधी जी ने, कि देवे गौड़ा ये सपना छोड़ दें कि उनका बेटा कभी मुख्यमंत्री बन सकता है। अब देखिए क्या मजबूरी हुई, क्या मजबूरी हुई कि उन्हें ही तीसरी पार्टी नंबर पे जो पार्टी आई है उसको बना के खड़ा करना पड़ा और अपने 122 से 78 पे आके ही संतुष्टि होनी पड़ी। और ये देख रहे हैं, ये तो पहले से ही क्लियर था कि ये डेंस पॉपुलेशन। देखिए ऐसा है, दोहरे चरित्र की बात है, मुझे 1 मिनट बात पूरी करने दीजिए। दोहरे चरित्र की बात है, अभी गवर्नर वाला विषय जो छेड़ा वो तो सुप्रीम कोर्ट के, आपने जो परसों से पूरा रात सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह से पूरी की पूरा उनकी गाइडेंस के अंदर जिस तरह से हुआ देश ने देखा। और आज कांग्रेस ने बहुत सुप्रीम कोर्ट की वाहवाही की। मत भूलिए इम्पीचमेंट अभी महाभियोग कौन लेके आया था। तो ये लोग तो जब अपना तो जिस हिसाब से चलना चाहे वो उस हिसाब से चलते हैं। पंजाब में जीत हुई तो ईवीएम मशीन ठीक है, अगर कहीं और हार जाते हैं तो ईवीएम मशीन खराब है। सुप्रीम कोर्ट को राहुल गांधी जी ने किस प्रकार से नहीं कोसा है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ। आरती जी, जिस तरह से इम्पीचमेंट लाने का जो पूरा ड्रामा चला, और आज आप सुप्रीम कोर्ट क्यों, क्योंकि आरती जी तो वैसे ही कर रहा है जैसे। आरती जी, मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या इस वक्त भी बीजेपी जो है वो क्या पूरी तरह हार मान चुकी है? वो मान चुकी है कि अब कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनेगी वहां पे, क्योंकि अभी फ्लोर टेस्ट होना है, तो बीजेपी कुछ और नहीं सोच रही है कि उनकी कोई और रणनीति नहीं है कि वो रोक पाए इस मेजॉरिटी को, मतलब उनको मेजॉरिटी प्रूव करने में? क्या वो ये मान चुके हैं कि नहीं, फ्लोर पे कांग्रेस और जेडीएस की मेजॉरिटी है वो प्रूव होगी? देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा पूरी तरह से विश्वास है। सर्वोच्च न्यायालय है वो देश का। आज येदियुरप्पा जी ने बहुत ही हम्बल तरीके से अपना इस्तीफा दे दिया। अब 2 दिन के घटनाक्रम में एक बात साफ हो गई, ये लोगों ने हम पे इल्जाम लगाया, हमारे पास टेप्स हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हमारे को थ्रेटन कर रहे थे, सीबीआई कर रही थी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कोई एक भी प्रूफ नहीं दे पाए। आज के जमाने में जब हर के हाथ में कैमरे हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग कैमरे और बड़े समझदार और बड़े तेज तर्रार इनके एमएलए विधायक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस ग्राउंड पे मॉरली तो हमें ये ना बोले, क्योंकि इमरजेंसी लगाने वाली, लोकतंत्र की हत्या करने वाली ये पार्टी। आरती जी सवाल कुछ और था, लेकिन थोड़ा सा समय इस वक्त हमारे पास कम है। आपने जो सवाल उठाए हैं वो उनको इकट्ठा कर हम मीम अफजल साहब से पूछ लेते हैं। अफजल साहब, सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त वो ये है कि जिस तरह से आपकी पार्टी और जेडीएस ने एक दूसरे के खिलाफ कई इलाकों में एक बहुत ही, जिसे कहा जाए, दिलचस्प चुनावी अभियान छेड़ा एक दूसरे के खिलाफ और जिस तरह की चुनावी लड़ाई लड़ी एक दूसरे के खिलाफ, उसके बाद ये जो विरोधाभास है, उस विरोधाभास को कैसे पाट पाएंगे आप? 5 साल तक सरकार चलानी है। 5 साल तक सरकार चलेगी, हम पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी अहम बात, आरती जी ने सवाल उठाया कि हम उस पार्टी के साथ चले गए जिससे हमारा झगड़ा था, जिसके खिलाफ हमने चुनाव लड़ा था। यकीनन हमने उनके खिलाफ भी लड़ा था और सबसे ज़्यादा आपके खिलाफ लड़ा था। तो मैं आपको ये बता दूं, ये कहने से पहले अपने गिरबान में आपको झांक के देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आज से बहुत सालों पहले किसने शुरुआत की थी? छोटी पार्टी थी बहन मायावती जी की, 40-45 सीटें आई थी और आपने उनकी सरकार बनवाई थी और उनको चीफ मिनिस्टर बना करके बनवाया था, क्योंकि आप किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी को पावर में नहीं आने देना चाहते थे। ये याद है आपको? देखिए, अगर हम पास्ट में जाएंगे ना तो बहुत सारी चीजें उठेंगी, बहुत सारी चीजें उठ जाएंगी। कर्नाटक को लेकर ही बहुत सारी चीजें उठ जाएंगी कि तब 80 के दशक में किस तरह से मुंबई सरकार को गिराया गया, तो बहुत सारी चीजें आएंगी। तो हम पास से जरा आगे थोड़ा सा बढ़ें कि आगे क्या होने वाला है। क्या आपको लगता है कि आप एचडी कुमारस्वामी के साथ सरकार जो है चला पाएंगे? क्योंकि हिस्ट्री है उसके पीछे। आपके बहुत ही सम्मानित मुख्यमंत्री होते थे धर्म सिंह जी, उनको एचडी कुमारस्वामी ने धोखा दिया था, ये हिस्ट्री है।
तो ऐसे में मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि ये एक स्टेबल सरकार कांग्रेस और जेडीएस जो है वो दे सकती है? देखिए, मैं बताऊं, उस वक्त परिस्थितियां और थी, आज परिस्थितियां अलग हैं। अभी आप देखिए, पूरे देश की नज़र आगे के 3 चुनाव और उसके बाद 19 के चुनाव पर है। उन हालात में मैं ये नहीं समझता हूँ कि जो गठबंधन हो रहे हैं उनके अंदर किसी तरह की प्रॉब्लम पैदा होगी। सबको मालूम है कि हमको चुनाव जो है आगे चलकर मिलकर के लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला मिलकर के किया जाएगा। इसलिए मुझे इसके अंदर कोई ज़रा सा भी संदेह नहीं है कि सरकार कहीं भी किसी भी तरह से। दूसरे मैं राहुल जी आपको कहूँगा, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत नाम है आपका। अभी आपने आरती जी से सवाल पूछा कि क्या आपकी पार्टी ये सोच रही है कि इनको जो है मेजॉरिटी प्रूव ना करने दें। गोया ये जो आपने सवाल किया है ये मेरी समझ में नहीं आया कि उन्होंने जवाब नहीं दिया उसका। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ना मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि क्या ऐसा बीजेपी को करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो चीजें नहीं होती हैं, जो नहीं करनी चाहिए, वो भी राजनीति में हो रही हैं और होती दिखती हैं जी। तो ऐसे में ये सवाल बहुत जरूरी था कि जो बीजेपी है वो क्या करना चाहेगी। विशाल जी, हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहे। कुछ नहीं करना चाहेगी बीजेपी ने, अपनी हार मान ली है। हमने सिर्फ ये कहते रहे जीते हैं लेकिन हार तो हो गई ना। अफजल साहब, आरती जी, ये जो आंकड़ों का खेल है, ये सदन के पटल पर जरूर आप दोनों की पार्टियों को एक बार फिर से मौका मिलेगा साबित करने का। इस वक्त हमारे पास समय बहुत कम है। निर्मल जी को मैं एक बार लाना चाहूंगा। निर्मल जी, इस पूरे घटनाक्रम में, जो राजनीतिक घटनाक्रम है, इस पूरे घटनाक्रम में आपको क्या लगता है, कांग्रेस के लिए क्या सीख है यहाँ? नहीं, कांग्रेस ने एक तो उन्होंने आज ही क्लियर कर दिया कि वो अगले लोकसभा चुनाव के लिए वो जो जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, जो भी जिनके साथ भी वो गठबंधन कर सकेंगे उनके साथ करेंगे। आज राहुल गांधी ने जो चुनाव इसके येदियुरप्पा जी के इस्तीफे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने ये साफ किया है। दूसरा, उनके पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप इतनी वीक है कांग्रेस की। उनके पास रीजनल पार्टीज़ के साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनके साथ मुकाबला करने के लिए उनके पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है कि वो जितने भी नॉन बीजेपी पार्टीज़ हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको साथ लेकर के और तो राज्यों में वो एक गठजोड़ बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी, लड़ाई करें जी। इसमें भी ये जो उन्होंने कुमार स्वामी जी के साथ वो सरकार बनाने जा रहे हैं, उनका पिछला अगर पुराना वो देखेंगे तो कुमार स्वामी जी भी कब तक रहेंगे ये इसका कोई पक्का भरोसा नहीं है। तो मतलब भरोसा नहीं होगा साथियों का, लेकिन फिर भी गठजोड़ बनाना समय की जरूरत है। अपनी तरफ से कांग्रेस ये पूरी कोशिश करेगी कि कम से कम ये अगले लोकसभा चुनाव तक ये कर्नाटक की सरकार ठीक से चले। जी जी। राहुल जी, आपसे आखिरी सवाल, जो दूसरी राष्ट्रीय दल है बीजेपी जो है, उसके लिए इस पूरे घटनाक्रम में उसके लिए भी जरूर कोई सीख होगी क्योंकि कई चुनाव आगे आने वाले हैं। बीजेपी को ये देखना पड़ेगा, वो जरूर ये कोशिश करके देखेंगे कि वो कहाँ नंबर क्यों नहीं पूरा हो पाया। जी, बड़ी कोशिश थी, ऐसा नहीं है। अगर आप देखें प्रधानमंत्री खुद बीजेपी अध्यक्ष की बड़ी कोशिश थी वहां पर, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहता, कांग्रेस की भी बहुत कोशिश थी। इस बार जिस तरह का चुनाव कर्नाटक में हुआ है, दोनों ही दलों ने बहुत ही मतलब पूरी जान लगा के वो चुनाव लड़ा है और उसके परिणाम इस तरह से आए हैं। लेकिन ये देखना बहुत जरूरी होगा कि कुमार स्वामी के साथ ये सरकार कैसे चलती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जी, तो साफ जाहिर है कि कोशिश सभी राजनीतिक दलों की तरफ से की गई, खासतौर पर जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां थी उनकी तरफ से। लेकिन जैसा कि राहुल महाजन जी ने कहा और सबकी नजरें इस वक्त इस बात पर होंगी कि कांग्रेस और जनता दल सेकुलर की जो सरकार सोमवार को शपथ लेगी, वो कितने दिन तक सत्ता में बनी रह पाएगी, कितने दिन तक ये गठजोड़ बना रहेगा। एक बार फिर हम अपने सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप हमारे साथ जुड़े, और हम फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते और नजर रखेंगे कर्नाटक के आने वाले घटनाक्रम पर भी। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।